ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਨੋਮਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਨੋਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਨੋਮਿਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ AGRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੀਨੋਮਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਆਪਾਂ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब थोड़ी अपने करा दो जी इंट्रो, जो नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ, पुराने तो आपको जानते ही हैं जी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वे आप कहाँ काम करते थे, पर अपनी इंट्रो करो। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गौतम है और मैं एक्यूवेंस डेयरी जेनेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। और हम यहाँ एक्यूवेंस डेयरी जेनेटिक्स में अलग अलग बुल्स के जो हाई प्राइस्ड बुल्स होते हैं उनका सीमन बनाते हैं, कुछ IVF एम्ब्रियोज बनाते हैं और जीनोमिक स्टडीज़ करते हैं जी। ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी सर, आज हम जीनोमिक पे ही बात करेंगे। जो एम्ब्रियो IVF वाली वीडियो है वो हम एक अलग शूट करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत बेनिफिट दे रही है फार्मर को। तो हम शुरू में बात करते हैं कि जीनोमिक क्या होता है, जीनोमिक क्या चीज़ है। देखिए, जीनोमिक जो है वो बेसिकली किसी पशु का, जैसे अगर आप गायों का कर रहे हैं तो गाय का ब्लड से या उसके DNA से, हेयर फॉलिकल से DNA ले लिया जाता है जी। DNA को उसको पूरा सीक्वेंस जेनेटिक निकाल के जी। उनको अलग अलग जेनेटिक मार्कर्स के साथ मैप किया जाता है ठीक और है। उससे ये पता लग जाता है कि इस गाय में प्रोडक्शन, मतलब दूध, फैट, प्रोटीन, इसके कितने गुण हैं, जी। प्लस में है कि माइनस में है, जी। ये कितना उत्पादन देगी, इसके साथ साथ उसके फर्टिलिटी ट्रेट्स, मतलब उसके गाभिन होने की क्षमता, कंसेप्शन रेट, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रेट, ये पता लगेगा। ठीक है। उसकी क्या हेल्थ ट्रेट्स हैं, कितनी इजीली काविंग है, क्या उसके डिजीज से लड़ने की क्षमता है, ये सारे जो उसके हेल्थ ट्रेट्स भी पता लगेंगे। ठीक है। साथ ही साथ और लीनियर ट्रेट्स भी पता लगेंगी कि कैसी बॉडी होगी, कैसा फ्रेम होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसी टांगों की संरचना होगी, या कैसा अडर होगा या देवा होगा, तो वो सब पता लग जाता है। तो वो सारे उसके हेल्थ, फर्टिलिटी, प्रोडक्शन ट्रेट्स को, कंफर्मेशन ट्रेट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। जी जी। ये जो जीनोमिक का टेस्ट होता है जी, इस सिर्फ बुल में होता है, जैसे जीनोमिक बुल हम बोलते हैं कि ये फलाना बुल जीनोमिक है जी, इसका सीमन यूज करो, जब हम गाय में भी करा सकते हैं। नहीं, जीनोमिक जो है वो किसी भी गाय का हो सकता है, मतलब जो ठीक है। होल्स्टीन है या जर्सी है, क्योंकि उसकी एक बड़ा बेस तैयार है जिसके जेनेटिक मार्कर्स डेवलप हैं सब चीज़ों के लिए जी। हर एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, तो आप उनमें गायों में करा सकते हैं। और बाहर तो अगर आप देखेंगे तो हर गाय का जीनोमिक टेस्ट होता है, चाहे वो ठीक है। US हो या कनाडा हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, तो हर गाय का जीनोमिक वैल्यूज़ होती है। जैसे हम डेयरी धंधे से जुड़े हैं तो हमारे पास काफ़ी ब्रीड होती है इसमें दूध के लिए, हमारे इंडिया में दूध का ही काम है ना। तो HF जर्सी हो गई, मुर्रा हो गई, साहिवाल हो गई, और हमारे थार परकर भी है, गिर भी है। तो इनमें कौन सी ब्रीड का जो जीनोमिक पूरी डिटेल में मिलता है वो कौन सी ब्रीड में कर सकते हैं? ये डिटेल सिर्फ HF और जर्सी में ही मिलता है। ठीक है जो जी। हमारे यहाँ ब्रीड्स हैं, इंडियन की बात। जो इंडिया में ब्रीड्स अवेलेबल हैं जी। हालांकि जीनोमिक, क्योंकि आप इसको समझिए कि उन्होंने जीनोमिक में जो जेनेटिक मार्कर्स तैयार हुए हैं और जो उसकी एक, ये कह लीजिए जीनोमिक बैंक है जी। वो डेटा का बैंक जो है वो ब्रीड स्पेसिफिक होता है। ठीक है जी। तो HF का और जर्सी का उन्होंने अमेरिका में जो HF और जर्सी ब्रीड एसोसिएशन हैं उन्होंने किया हुआ है, और CDC भी इसको करती है, काउंसिल है जो डेयरी ब्रीडर्स की, जी। वो करती है। उनके पास ऐसे लगभग 2 करोड़ डेटा है, 2-2.5 करोड़ डेटा है, जिससे कि वो मैप करके बताते हैं कि ये इससे मैच होता है तो ये इतना दूध देगी, इतना प्रोडक्शन होगा, इसके ऐसा रंग होगा, ऐसी टांगे होंगी, ऐसा इसका थनों की संरचना होगी, तो वो बताते हैं। उनके पास जो और ब्रीड्स हैं उनके भी हैं, उनके पास आयर शायर का भी है, उनके पास और दूसरी जो उनकी अपनी भी ब्रीड्स हैं उनका, वहाँ की जो ब्रीड है, वहाँ की जो ब्रीड्स, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो हैं उनमें से HF और जर्सी का अवेलेबल है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो बाकी ब्रीड्स हैं जी। उनमें अभी इतना ट्रेड स्पेसिफिक कोई काम नहीं हुआ है, और ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है, इसके लिए कम से कम 20, 25, 30 साल लगते हैं ये बैंक बनाने में।
ठीक है जी। अभी जो हमारी देसी ब्रीड्स में जैसे साहिवाल हो गया या मुर्रा हो गया या गिर हो गया, जी इसके लिए एक ब्रीडिंग वैल्यू आई है। ठीक है। वो ब्रीडिंग वैल्यू यहाँ हमारे यहाँ करते हैं, कुछ संस्था है सरकारी गैर सरकारी वो करती है, लेकिन वो सिर्फ मिल्क का बता सकती है, अच्छा बाकी कोई ट्रेट नहीं बता सकती। ठीक है। एचएफ और जर्सी में आप लगभग 50 से 60 ट्रेट्स बता सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे मान लो हम, मेरे साथ इंडियन फार्मर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, यहाँ तो इसका टेस्ट होता ही नहीं जेनोमिक का। नहीं, यहाँ टेस्ट नहीं होता। यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम जी जेनोमिक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है डीएनए उसका निकाल देते हैं, डीएनए साथ उसको बाहर अमेरिका भेज देते हैं, ठीक है और अमेरिका में ही ये टेस्ट होके वहीं से वैल्यूज आती हैं और सीडीसीबी की सर्टिफाइड वैल्यूज होती हैं और रिपोर्ट आती है। ठीक है। तो वो इसमें समय लगता है करीबन 1 से 1.5 महीना। लेकिन ये टेस्ट क्योंकि वहाँ उन्होंने ही किया है, वो पैसे लेते हैं इसके करने के, बिल्कुल क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनकी है, प्रोप्राइटरी है। जी जी वो इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका डेटा बैंक है। ठीक है तो उसके लिए वो गायों का उनका अलग रेट है, बुल्स का अलग रेट है। गायों के लिए जनरली ज़्यादा लाभदायक है। हिंदुस्तान में, इंडिया में हम गायों के लिए सबको करते हैं, ये फैसिलिटी हम सभी फार्मर्स को देते हैं, ठीक चाहे है। वो कहीं पे भी हो। भी कहीं से भी कोई फार्मर हो, अगर अपने हर्ड का जीनोमिक टेस्ट करवाना चाहता है तो हम उसको ये बिल्कुल, वो करवा के दे एक्यूवेंस सकते हैं। वो एक्यूवेंस से बात करें, और एक्यूवेंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में हैं जी वो उनसे बात करें, चाहे किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी क्षेत्र में हो अपने देश जी में, जी। और वहाँ उनसे संपर्क करें और वो उनको गाइड कर देंगे। ये जो सुविधा है पूरे इंडिया के लिए उपलब्ध पूरे है इंडिया हमारे के लिए पास। उपलब्ध है, और अपने जो उनके क्षेत्र के, उनके प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एक्यूवेंस के, उनसे बात करें ठीक है और जी। वो उनको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। और इसमें हमने कोई जीनोमिक टेस्ट करवाया भी है पहले अमेरिका से? बहुत इंडिया हुए हैं, बहुत हुए हैं। हमारे तो बुल्स जो हैं वो सारे जेनोमिक टेस्टेड हैं। एक्वांस के जितने भी एक्यूवेंस बुल के एचएफ जितने भी जर्सी। एचएफ और जर्सी बुल है 100% जेनोमिक टेस्टेड है। ऐसा ठीक कोई है भी और सीमेंट स्टेशन नहीं है जी जिसमें 100% बुल्स जेनोमिक टेस्टेड हों। ठीक है जी एक और है प्राइवेट संस्था, पुरानी संस्था है, मैं भी पहले उस संस्था से जुड़ा रहा, उनके पास है। जी। बाकी जो है देश में कहीं किसी के पास नहीं, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी के पास नहीं। जीनोमिक सिर्फ एक्वांस के पास ही है, जी 100% बुल है। जी। ठीक है। तो हमने गाय का भी पहले कराया होगा तो? गायों का तो कई लोग कराते रहते हैं, फार्म्स वाले हैं वो कराते हैं, जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हैं जी वो कराते हैं, सरकार भी कराती है, हमने कुछ सरकारी संस्थाओं के लिए भी करके दिया है। ठीक है और वो डिटेल्स जो है वो हम उनको पूरी रिपोर्ट के साथ मुहैया कराते हैं, जिसको वो अपने जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये मिनिमम कितने सैंपल हो तो हम ये सुविधा फार्मर को उपलब्ध करवा सकते हैं? मान लो किसी के पास 150 एनिमल है, वो सभी का नहीं कराना चाहता क्योंकि खर्चा होता है इसमें, फीस काफी होगी इसकी, कितनी बिल्कुल, फीस है बता इसमें सकते हैं आप? अलग अलग है। जैसे गायों का आप कराते हैं तो तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये प्लस टैक्सेस का रेट है। ठीक है जी, एक सैंपल का। लगभग, हाँ, एक सैंपल का, जी जिसमें इसके कई प्रोसेस होते हैं। जैसे सैंपल लेना है तो ऐसा भी नहीं है कि सैंपल लिया और काम हो गया। जी उसके बाद उसको स्टेराइल भी करना पड़ता है, उसके अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं, और जी उसके बाद एक अलग इसका परमिट होता है जिससे हमें अमेरिका भेजना भी होता है। ठीक है जी। तो वहाँ तक के भेजने के वो सारे चार्जेस, वो सब, और उनके टेस्टिंग चार्जेस, वो सब शामिल है। मतलब इसमें फार्मर ने कुछ नहीं करना, उसने बता देना कि जी फलानी फलानी मेरी गाय खड़ी है, इसका सैंपल लो, बिल्कुल मुझे जेनोमिक करवा दो। बिल्कुल। और मान लो कोई 10 गाय पे कराता है हाँ, तो 65,000 रुपया हो गया 10 मोटा गाय पे मोटा। कराता है तो 65,000 रुपये हो गया, प्लस हमारे आदमी की आने जाने की, क्योंकि वो सैंपल लेगा और बिल्कुल। उसके जो चार्जेस हैं तो वो एक्चुअल जो भी आएंगे वो दे। वो जो एक्चुअल चार्जेस होंगे वो लगेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। जीएसटी इस पे लगता है क्योंकि ये ठीक है। सब। चलो, इसमें अगर आपको किसी भाई को डिटेल में जानकारी चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पे चलेगा उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आगे हम सर एक बुल उठा लेते हैं। मान लो मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो इसका पूरा डाटा हम फार्मर के साथ शेयर करेंगे भी जेनोमिक ये चीज होती है ना। तो इससे आप शुरू कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं डेल्टा का देख पा रहा हूँ, मिल्क प्लस लिखा है इसमें। देखिए, ऐसा है कि जो डेटा है ये तो हम सभी फार्मर्स के साथ शेयर भी करते हैं। ठीक ये है हमारे एक्यूवेंस की वेबसाइट पर भी है, एक्यूवेंस की जो साइट डायरेक्टरी बन छपती है उसमें भी होता है। बिल्कुल। और छपने में तो क्योंकि क्या होता है कि एक बार छपी ये डेटा अपडेट होता रहता है, हाँ तो हम इसलिए सॉफ्ट कॉपीज पीडीएफ भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है तो जी। वो सबके पास हमारे यहाँ सभी बुल्स का सारा डेटा हर किसान तक उपलब्ध है। ठीक है जी। तो आपने ये सवाल पूछा जी कि डेल्टा है, डेल्टा एक इम्पोर्टेड ईटी बुल है, जी उसमें ये लिखा गया है कि मिल्क प्लस 804 है। जी तो ये
आप इसको समझिए कि एक अमेरिका में नेशनल मिल्क रजिस्टर होता है और एक एवरेज ब्रीड की प्रोडक्शन होती है। अच्छा। तो वहाँ पर मान लीजिए एचएफ की एवरेज एज जो प्रोडक्शन है वो 12,500 है। हर 5 साल में वो बेस चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि 5 साल बाद कुछ और थी। 12,500। मैं वो- आपका सवाल रोकने का जी। 12,500 मतलब कितने दिन का हो गया ये एक लैक्टेशन का हो एक इलेक्ट्रिशियन का है? और फर्स्ट लैक्टेशन का है। फर्स्ट का 12,000। हाँ, रिकॉर्डिंग में सिर्फ फर्स्ट लैक्टेशन की काउ होती है ठीक है। और ब्रीड एवरेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। वो सारे मिल्क रजिस्टर मतलब सारे जो गाय उनकी मिल्क रिकॉर्डिंग सिस्टम में हैं, ठीक है उनका जो मिल्क रिकॉर्ड होता है जी। वो मिल्क रिकॉर्ड होने के बाद वो एक एवरेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख गायों की रिकॉर्डिंग हुई, तो बिल्कुल 1 लाख एचएफ गायों का एवरेज क्या आया, ठीक तो है। वो एक ब्रीड एवरेज हो गया। ठीक है। ब्रीड एवरेज हर 5 साल बाद बदलता है। ठीक है जी। पिछली बार 2025 में बदला था, उससे पहले जी। 2020 में, उससे पहले 2015 में। ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो 2025 की है, क्योंकि ब्रीड की एवरेज बढ़ती रहती है, ठीक है। वो इम्प्रूव करते रहते हैं जेनेटिक्स के साथ। अच्छा। तो आज की डेट में लगभग 12,000 आप समझ लीजिए, मोटा मोटी 12,000 समझिए ठीक कि है। 12,000 किलो के आसपास उनका ब्रीड एवरेज है। ठीक है। हम जो यहाँ पर ब्रीड एवरेज की बात करते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे साहिवाल की क्या ब्रीड एवरेज है, तो वो एक रेंज दे देता है 2,500 से लेकर के 3,500 तक। हमारी बिल्कुल। किताबों में भी ये होता है। होता है इस ऐसे ही मुर्रा का है, ऐसे ही जी। इसका। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, जी। हमारे पास कोई नापा हुआ ब्रीड का एवरेज है ही नहीं। ठीक क्योंकि है। जो ईल्ड होगी वो तो एक वर्ड होगा ना, एक 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 होना चाहिए। एक सही। नंबर होगा जी कि सही। ये ब्रीड कितने 3,000 है, 3,100 है, 3,200 है, 3,250 है, कुछ तो एक नंबर होगा। ठीक वो है। नहीं है, ये से अंदाजा है कि कोई 2,500 से 3,500, 3,000 से 4,000, 2,000 से 3,000। तो ये इस तरह का अंदाजा है, कोई ऐसी ठीक है। स्पेसिफिक वो नहीं है। लेकिन उनके यहाँ अंदाजा नहीं है, उनके ठीक है। यहाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के बाद एक स्पेसिफिक नंबर है जी। जो हर 5 साल बाद बदलता है। ठीक है। तो 2025 का आप बोल रहे हैं 12,000। 12,000 के आसपास समझ लीजिए, 12,000 लगा के चलते हैं। ठीक तो है। जो प्लस 804 आप डेल्टा में देखते हैं, जी। तो ये जो है वो जनरली इसकी रिकॉर्डिंग पाउंड्स में करते हैं। तो अच्छा। मैं जब आपको कह रहा हूँ तकरीबन 12,000 है, जी। तो वो एक्चुअली पाउंड्स में है। जी। तो पाउंड से किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.454 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जी। कि जो जो चीज़ 10 किलो है वो 454, 10 पाउंड है वो 404.54 किलो है। ठीक है। तो उसको जब आप कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग समझिए 24-25 हज़ार पाउंड है उनका। और ठीक है। हाँ तो जी। जब वो 25-26 हज़ार पाउंड है और उसके अंदर प्लस 804 का मतलब है कि डेल्टा की जो संतान होगी, जो फीमेल होगी, जी। वो 804 पाउंड दूध ज़्यादा देगी उनकी एवरेज से। अगर एवरेज 26,000 पाउंड है तो ये 26,804 देगी। ठीक है। तो इसको एवरेज से प्लस या माइनस इस तरह देखिए। ठीक है। अगर हम इसको देखें, मान लो ये 26,000 मान लेते हैं हम उसको पाउंड में, कि 26,000 है हाँ, पाउंड। अगर आपने 26,000 पाउंड मान लिया तो प्लस जी। 804 का मतलब है, कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी। जी। तो डेल्टा की संतान 26,804 देगी उन ठीक है। आइडियल कंडीशंस में जो अगर आइडियल हम इसको कंडीशन लीटर में कन्वर्ट करें तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि जो इसका लीटर है, इसको आप 26,000 को 804 में जमा करिए, 26,804 हो गया, और उसको 0.454 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उतना आपके किलो में आ जाएगा। लगभग मान आप समझिए वही 12,000 से ऊपर ही आएगा। ठीक है। मान लो मेरे पास गाय है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जी 8,000 लीटर वाली है, ठीक है। जो मैंने उसका अपने हाथों से रिकॉर्ड किया था 10,000 किया है। मतलब ठीक है। कुछ फार्मर मेरे जानकार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ है पंजाब में। राइट। तो वहाँ लैक्टेशन की रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में आती है, भी कितने दिन गाय पार्लर में आई, इतने दिन साल में नहीं आई, बीमार होगी, जो भी हो गया। तो वो पूरा साल में डाटा दे देता, लास्ट में 10,200 हो गया, जहाँ किसी का 8,000 हो गया। अगर हम 10,000 लीटर वाली गाय की टॉप मान लेते हैं, ठीक है। उसमें डेल्टा का सीमन, मैं सेक्स सीमन यूज करता हूँ मान लो, बिल्कुल। तो उसकी बच्चियां आ गई, तो वो क्या आप क्या करेगी? वो आप ही करेगी, क्योंकि उसका 10,000 है और ये लगभग 12,500 है, जी 13,000 तक जाएगा। तो वो जब आप दोनों को जोड़ेंगे जी। तो 10 और 13 को, और एक मोटा मोटी एवरेज है, इतना एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन 10 और 13 23 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 11.5 हो गया। जी। तो 10,000 से ऊपर ही जाएगी, 11 11,500 जाना चाहिए।
मतलब कि मैं फार्मर भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पंजाब की बात करें तो कुछ ही फार्मर है, ये आपको गिनती में नहीं, नहीं दस मिलेगी। हजार लीटर भी 10 बहुत कम है, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं हाँ, पंजाब में भी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो उंगलियों पे मेरे काउंट है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। बिल्कुल। उनके पास 10,000 11,000 लीटर वाली गाय है, तो अगर वो यूज कर सकते हैं इस बुल को, तो जिनके पास 6,000 5,000 3,000 लोगों को भी तो मैं जानता हूँ ना, जिनके पास 3,000 लीटर वाली गाय है देखिए, मार्केट में। जेनेटिक्स का बड़ा सीधा सिद्धांत है। जी जेनेटिक्स में आप जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब जी आप 3,000 में लगाएंगे जी। तो उसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है 5,000 में लगाएंगे उसकी 3,000 से थोड़ी कम होगी। 10,000 में लगाएंगे उससे कम होगी। अब ठीक आप है। 12,000 वाली में लगाएंगे तो 12,000 में 12 लगाएंगे तो 12 ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और सबसे ज़्यादा गेन जी जितनी कम वाली में लगाएंगे उतना ही अच्छा है। हाँ, मतलब कुछ फार्मर का ये क्वेश्चन होता है कि जी हम मेरी तो गाय बहुत ही दूध कम देती है, मैं तो 4,000 लीटर पे बैठा हूँ, तो मैं सीधा डेल्टा क्यों लगाऊं, पहले मैं छोटा सीमन लगाता हूँ। ऐसे भी कुछ मुझे सवाल मिले हैं पंजाब देखिए, में। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको अगर मान लीजिए यहाँ से बम्बई जाना है जी तो आप कहोगे जी मेरे पास तो स्कूटर है, अब मैं इस क्यों जाऊँ, अब मैं तो मोटरसाइकिल पे पहले जाऊँ, जी अगली बारी जाऊँगा तो कार में जाऊँगा, जी। फिर उसके बाद रेल में जाऊँगा, फिर उसके बाद प्लेन में जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। आपके पास फैसिलिटी है, सीधा प्लेन में जाइए ना, आप टाइम बचाएंगे। ठीक ऐसे है। तो आपको 3-4 जनरेशन लग जाएगी। बिल्कुल 3,000 से फिर आप 5 वाला लगाएंगे, फिर 7 वाला लगाएंगे, 10 वाला लगाएंगे। आप वही गलती करेंगे जो अब तक करते रहे हैं। बिल्कुल कर रहे आपको हैं। 4 या 5 पीढ़ियां लग जाएंगी 8,000 पहुंचने में। ठीक और है। इसमें आप डेल्टा लगाएंगे 3,000 4,000 वाली में तो आप 1 और 2 पीढ़ी में ही पहुंच जाएंगे। तो ठीक है। ये जितना जितना कम गाय में लगाएंगे उसमें जेनेटिक सुधार उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है जी। और इस जेनोमिक में हम बात कर रहे थे अभी प्रोडक्शन और हेल्थ समरी की, तो इसमें एक फैट का पॉइंट भी आता है। फैट प्रोडक्शन ट्रेड्स में आता है। देखिए, मिल्क फैट प्रोटीन, जी प्रोटीन परसेंट और फैट परसेंट। जी मतलब फैट का मतलब है फैट केजी, टोटल केजी। जी दूध मान लीजिए 1,000 है जी और फैट है 4%, जी। तो 40 किलो फैट हो गया। ठीक है। तो आप जब फैट देखेंगे तो 4% है और टोटल फैट है। जी अब जैसे जैसे मिल्क बढ़ता है फैट कम होता है। जी तो आप टोटल फैट काउंट कीजिए और फैट परसेंटेज काउंट कीजिए, तो दोनों में देख लीजिए कि क्या अंतर है। तो ऐसे ही फैट की इंप्रूवमेंट प्लस या माइनस में गिनिए जी कितने किलो फैट है। अगर आप देखते हैं इसमें लिखा है डेल्टा में फैट प्लस 28, जी। प्लस 28 इसका होता मतलब है कि जो उनके यहाँ पर जो टोटल फैट की एवरेज है, मान है। लो जी 12,000 दूध था और मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए 4% बोल लेते हैं, 4 नहीं है उनका, कम है 4 से, ठीक है। अराउंड 3.8 के करीब है, 3.8 3.7 के करीब है। ठीक है। तो जब आप उसको कैलकुलेशन के लिए 4 मान लेते हैं जी तो 12,000 है और 4 है, 12 चौके 48, इसका मतलब 480 जी किलो हो गया। जी। ठीक है बिल्कुल। जी, 480 किलो टोटल फैट हो गया। जी तो इसमें लिखा है प्लस 28, तो 480 में 28 जोड़ दीजिए तो 508 हो गया। ठीक है। तो उसकी डेल्टा की संतान ये फैट देगी। आगे फैट परसेंटेज भी लिखिए प्लस 0.08%। जी अगर उसकी वहाँ एवरेज 3.8 है तो डेल्टा की संतान 3.88% फैट देगी। ठीक है। तो परसेंटेज में इस तरह ऐड कीजिए और टोटल फैट को, टोटल फैट कैलकुलेट करके पाउंड में इस तरह कीजिए। ठीक और है। ये पाउंड में है। तो इंडिया में तो दूध और फैट ही चलता है, प्रोटीन का तो मुझे लग नहीं रहा, कहीं मैंने नहीं, देखा कई नहीं। जगह चलता है प्रोटीन। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रोटीन को लेके बहुत बहुत हद तक जागरूक है। ठीक है। खासकर नेस्ले जैसी कंपनीज या अच्छा। और ऐसी कंपनीज जो बेबी फूड ज़्यादा बनाती हैं, ठीक है। उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती तो है। तो हमें फार्म का जो फ्यूचर सुधारने के लिए प्रोटीन पे भी काम करना पड़ेगा। करना ही चाहिए। ठीक है। तो इसका तो प्रोटीन का फिर प्लस आ रहा है, प्रोटीन का भी। परसेंटेज प्लस है और वैसे -12 है। तो अगर मान अच्छा। लीजिए प्रोटीन कितना है तो उसमें जैसे प्रोटीन मान लीजिए 3.3 के परसेंट के करीब है, जी तो 26,000 पाउंड है या 27,000 पाउंड है, जी। उसमें 3.3 हुआ तो लगभग 500 10 520 पाउंड हो गया। अच्छा अच्छा। 510-20 पाउंड में 10-12 कम हो जाएगा तो 508 पाउंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्रोटीन के नीचे एक पॉइंट और है जी। वो है प्रोडक्टिव लाइफ। जी प्रोडक्टिव लाइफ वो है कि गाय कितने समय तक प्रोडक्टिव रहेगी एक्स्ट्रा। मतलब कितना टाइम दूध तो देगी आम गाय से। ये हाँ, ये सारे जो आगे के जो ट्रेड्स हैं वो 3 लैक्टेशन पे आधारित हैं, अच्छा। क्योंकि वो 3 लैक्टेशन तक ही देखते हैं।
तो जो भी गाय का जो अपना मिल्किंग साइकिल है वो मिल्क देना शुरू हुआ, फिर दूध बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, ड्राई हो गया। जी, अगला साइकिल फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर वो आगे चला, फिर दूध आया, फिर कम हो गया, फिर ऐसे। ड्राई होगी तो जी। 3 साइकिल में जितने दिन वो दूध दे रही है, जितने ये मंथ में है, तो उससे 0.5 मंथ्स मतलब कि लगभग 15 दिन का अधिक दूध मिलेगा। अच्छा, उससे अधिक दूध दे सकती है इसकी। करेक्ट। ठीक है, तो आगे एक पॉइंट और है SCS। SCS सोमैटिक सेल स्कोर है। सोमैटिक सेल स्कोर वो काउंट है जो दूध के अंदर एक ऐसा सोमैटिक सेल्स होते हैं जो अगर अधिक हों जी तो वो ये दर्शाता है कि इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या मेस्टाइटिस की तरफ जा रहा है। जी जितना कम होगा अच्छा है। तो डेल्टा की जो संतानें हैं उनका 2.91 है। जी। जनरली जो US का जो ब्रीड एवरेज है वो तकरीबन 3.1 है, 3 और 3.1 के बीच में है। जी, तो उससे जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मेस्टाइटिस होने के चांसेस उतने ही कम है। कम होते हैं। बिल्कुल, तो ये कितना होना चाहिए वैसे कि इसका जितना कम हो उतना अच्छा है। उतना अच्छा है? बिल्कुल। मतलब ये 2.9 है तो ठीक है। हाँ, ये अच्छा है, ये आपको मेस्टाइटिस के चांसेस को कम करेगा। ठीक है, तो CCR। CCR काउ कंसेप्शन रेशो और DPR डॉटर प्रेगनेंसी रेट और HCR हीफर कंसेप्शन रेशो, ये जी फर्टिलिटी ट्रेट्स हैं। ये दिखाती हैं कि जब आप जिसको गाय में लगाओगे तो कंसेप्शन रेट कैसा होगा। जी इसमें जनरली एवरेज से कम या ज़्यादा को देखिए। इसमें एवरेज का मतलब है 0 और प्लस और माइनस। जी तो उससे आप समझिए कि कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तभी फ़र्क आता है, वरना इनकी ट्रांसमिटिंग एबिलिटी कम ही होती है। जी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिटिंग एबिलिटी दूध मिल्क फैट की होती है, दूध की, फैट की, प्रोटीन की, जी लेकिन इनकी कम होती है। लेकिन फिर भी अच्छी रहती है। DPR देखना चाहिए क्योंकि आपके पास डॉटर आने वाली है इसकी। तो जी। DPR अगर पॉजिटिव में है तो वो जल्दी गाभिन होगी। अच्छा, ठीक है। तो जो CCR हो गया और HCR हो गया ना। HCR हीफर है, मतलब इसकी जो हीफर में लगाएंगे तो क्या कंसेप्शन रेट आएगी, गाय में लगाएंगे तो क्या कंसेप्शन रेट आएगी। अच्छा हीफर में हमेशा कंसेप्शन रेट अच्छी रहती है गाय से, जी क्योंकि जैसे जैसे जानवर की उम्र बढ़ती है कंसेप्शन रेट कम होता चला जाता है। चाहे वो गायों में देख लीजिए, आदमियों में भी देख लीजिए, एज के साथ फर्टिलिटी डाउन हो जाती एक ना सवाल बहुत आता है जब हम विजिट करते हैं, जब फोन कॉल आती है फार्मर की, मस्टाइटिस का। है। बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें मान लो डेल्टा यूज कर रहे हैं तो देखिए इसकी आप, समरी क्या बता रही है? मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, कीटोसिस है, ये हाँ, 3 ऐसी 3 चीजें। बीमारियां हैं जो ट्रांजिशन डिजीज हैं, ठीक जिनको है। हम ट्रांजिशन डिजीज कहते हैं। और ट्रांजिशन इंडेक्स होता है कि जितना आप इसको यूज करेंगे जी तो उतना ही मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस या कीटोसिस से लड़ने की क्षमता अधिक कितनी रहेगी, चांसेस उसमें कितने कम या ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो अगर आप डेल्टा लगाएंगे तो उसमें तीनों से लड़ने की क्षमता अच्छी है, क्योंकि तीनों का रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, मतलब अगर फार्मर ने बचना है मस्टाइटिस, मेटराइटिस और कीटोसिस से, तो उसमें एक डेल्टा ठीक है। उसका एक तरीका है कि आप ऐसी जेनेटिक्स इस्तेमाल कीजिए जिसमें मेस्टाइटिस से लड़ने की अधिक क्षमता हो, ठीक है। तो वो लगाइए। बाकी मेस्टाइटिस से बचना है तो और बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, हाँ, वो तो अलग है, मतलब वो हम अलग है। सीमन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो जब लेकिन सीमन। सीमन में जेनेटिक्स भी इसको प्रभावित करती है। हाँ, भी जेनेटिकली नहीं आनी चाहिए, वो तो फार्म पे बहुत सारा होता है, वो तो बिल्कुल। बाद में डिटेल में वीडियो हम बना सकते हैं जी उसके जी ऊपर। जी। और एक है जी काविंग समरी। काविंग समरी जो है वो ये समरी है कि काविंग कैसी होती है। जी काविंग मतलब है जितनी आसानी हो जाए। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो सोमैटिक सेल स्कोर है वो जी जितना कम हो अच्छा है। जी, जो काविंग ईज है वो भी जितनी कम हो अच्छी है। उतनी अच्छी। बाकी सारा डेटा जितना ज़्यादा हो वो अच्छा है। ठीक ये है। 2 ट्रेट ऐसे हैं जो जितनी कम हो अच्छी है। सोमैटिक सेल स्कोर कम है तो हमने बात की कि मेस्टाइटिस कम होगी। जी अब काविंग ईज अगर कम है तो इसका मतलब गाय उतनी ही आसानी से बच्चा देगी। ठीक है। डिस्टोकिया के चांसेस डिस्टोशिया के कम से कम होंगे। ठीक है। अगर डेल्टा का मैं कहता हूँ का सायर काविंग ईज मतलब सायर की मतलब इसकी डेल्टा की ठीक है। 2.4% है, तो डेल्टा की जो जिसमें आप लगाएंगे जी उस वक्त जब बच्चा होगा जी तो सिर्फ 2.4% चांस ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ असिस्टेंस देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। 97.6% बच्चा अपने आप आसानी से हो जाएगा। तो ये मतलब जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब मैं ये आप बता रहे हैं कि जिस भी हम गाय पे लगाएंगे डेल्टा का करेक्ट, सीमन, ये सायर है, ये डेल्टा का है। जब इस डेल्टा का बच्चा आएगा उसमें आप बोल रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, मतलब और आप। उसके नीचे लिखी हुई है डॉटर काविंगीज। जी तो ये है कि जब डेल्टा की जो संतान होगी जी उसमें काविंगीज के कितने फैक्टर गए हैं, कितना होगा, जी तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे भी। पर डेल्टा की तरफ से 2.6% है, तो समझिए आप 97.4% चांस ऐसा है
कि उसको भी कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से काबिल होगी, जो इसकी बच्ची बच्चियाँ होगी। बच्चियां आ जाएगी इसकी, करेक्ट, आगे उनका डाटा है ये। बिल्कुल। ठीक है जी। और सायर स्टिल बर्थ? ये सायर स्टिल बर्थ और डॉटर स्टिल बर्थ है। ये ऐसा है कि सब कई बारी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ कारणों की वजह से जी स्टिल बर्थ हो जाता है, मतलब कि मरा हुआ पैदा होगा। जी। पैदा होने पे स्टिल बर्थ मतलब वो कोई उसका कोई उसमें मूवमेंट नहीं होगी, किसी भी कारण जीवित उसकी नहीं डेथ होगा हो गई। किसी भी कारण। जी तो ये वो चांसेस दिखाता है कि वो उसको गुण को ट्रांसमिट करने के रोकने की कितनी क्षमता है। तो अच्छा, इसमें 5 या 6% ऐसे ही है, तो बाकी 95% चांस है कि स्टिल बर्थ नहीं हो। ठीक है ठीक। और ये सायर और डॉटर का मतलब जिसकी जो बच्चा और बच्ची होगी ये होता है? सायर और डॉटर का मतलब है, सायर मतलब डेल्टा, डेल्टा आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सायर। जी और क्योंकि जो बच्चा होगा उसका सायर कौन होगा, डेल्टा ही होगा, बिल्कुल पिता हो उसका डेल्टा ही होगा। बिल्कुल। जो डॉटर का मतलब है उसकी डेट, जब डॉटर पैदा हुई जी उसका क्या आगे रिजल्ट रहेगा, अच्छा, वो आगे वाला भी रिजल्ट बता रहा है। आगे वाला भी बताता है। ठीक है ठीक है। तो उसके नीचे हम बात करें तो एक ना बहुत ही प्रचलित बात है हर फार्मर की, चाहे जिनोमिक, तो वैसे मुझे लग रहा है 99% फार्मर को नहीं पता जिनोमिक होता क्या है। जी। ठीक है जी। और वो जो आप गिने चुने फार्मर हम बात कर रहे थे 10 ईयर प्लस वाले हैं उनको ही पता है। तो इसमें एक टीपीआई का बहुत बड़ा रोल चलता है सीमन देखिए, लगाने में। इसकी पहला क्वेश्चन ही फार्मर का ये होता है जब कोई फोन आता है फलाना बुल लगा लो जी, तो टीपीआई कितनी है? ऐसा है कि टीपीआई एक तरह से पूरा ओवरऑल स्कोर है। जी उसके अंदर हर एक चीज़ की वेटेज है। ठीक है। प्रोडक्शन की इतनी वेटेज है, प्रोडक्शन मतलब दूध, फैट, प्रोटीन, उसकी इतनी वेटेज। जी फर्टिलिटी की इतनी वेटेज है कि इतने परसेंट नंबर उसके फर्टिलिटी के हैं, जी इतने परसेंट नंबर उसके काविंग के हैं, इतने जी सर। परसेंट नंबर उसके हेल्थ के हैं, इतने परसेंट उसके डिजीज रेजिस्टेंस के हैं, इतने उसके अडर के हैं, इतने उसके लेग्स एंड फीट के हैं, इतने उसके टाइप के हैं, फ्रेम के हैं। जी इसको मैं ये मान लो टीपीआई हो गया एक ओवरऑल स्कोर। जी जैसे बच्चों ने एग्जाम दिया, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, ये सब जी सब में अलग अलग नंबर आए, लेकिन टोटल के अंदर क्या वेटेड एवरेज, एक आजकल ग्रेड पॉइंट एवरेज या ओजीपीए चलती है, जी बिल्कुल। तो जैसे वो निकालते हैं ऐसे ही ये सबका एक सम टोटल का एक एवरेज स्कोर है। जी ये बात सही है कि टीपीआई अगर अच्छा है तो बुल अच्छा है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपकी गाय के लिए अच्छा हो अच्छा। सकता है वो जो बुल है उसमें अडर का ट्रेट और फ्रेम का ट्रेट और प्रोडक्शन का ट्रेट बहुत अच्छा हो, जी लेकिन टांगों का ट्रेट बहुत खराब हो। जी आपके यहाँ एक गाय है जिसकी टांगे की शेप ही खराब है, जी जिसके अंदर लेग्स एंड फीट और लेग स्कोर बहुत खराब है, जी उसमें आपने टीपीआई देख के वो बुल लगा दिया जो लेग्स एंड फीट में ही नेगेटिव था, जी। तो वो और खराब हो जाएगा, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मतलब टीपीआई देखनी है तो पूरा डाटा भी आपको देखना चाहिए। एग्जैक्टली, टीपीआई देखना है तो आपको ये देखना है कि आपको अपने यहाँ इम्प्रूव क्या करना है। आपको आप टांगे इम्प्रूव करनी है तो टांगों का स्कोर भी देखिए, जी अडर इम्प्रूव करना है तो अडर का भी देखिए, ठीक है। मिल्क इम्प्रूव करना है तो मिल्क का भी देखिए। जी और अगर आपको कुछ भी नहीं है आइडियली तो आपको अपनी गायों की जीनोमिक टेस्टिंग करानी चाहिए, जी जिससे आपको पता लगे कि आपकी गाय का स्कोर क्या है। जी। आप बुल का तो जानना चाह रहे हैं लेकिन गाय का आपको पता ही नहीं, पता ही नहीं कुछ भी। तो वो तो अंधेरे धूल में लट मार लो आप, ठीक है जी कोई बात नहीं, लेकिन आइडियल तो ये है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है जी तो आप एक ऐसा ऑलराउंडर बुल लगाइए जिसमें ज्यादातर ट्रेड्स अच्छे हों, जी तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके बाकी ट्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आगे के नीचे जाके हम समरी देखते हैं तो स्ट्रक्चर की आती है या स्ट्रेंथ की आती है, ये क्या चीज़ होती है? ये जो आप टाइप समरी देख रहे हैं ये बेसिकली एक तो है पीटीएटी है, प्रेडिक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी फॉर टाइप, जी ये +0.45 है। टाइप के अंदर उसका डील डॉल स्ट्रक्चर, बनावट, शेप, फ्रेम, डेयरी फ्रेम, ये सब आता है जो आप देख रहे हैं। जी जो यूडीसी है वो है अडर कंपोजिट स्कोर, जी जो +0.07 है। इसमें अडर के सारे ट्रेट आते हैं जी कि आगे फ्रंट की अडर अटैचमेंट कैसी है, पीछे की अडर अटैचमेंट कैसी है, अडर के बीच में क्लेफ्ट कितनी है, अच्छा अडर की टीथ की उसके कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, अडर सही है, जी टीट्स की प्लेसमेंट सही है, टीट्स की लेंथ सही है, वो सारे इसमें अडर के कंपोजिट मिलके एक स्कोर बनता है, हर एक की अपनी अपनी वेटेज होती है। ठीक है। उसके बाद जो आप एफएलसी देखते हैं कि इसमें फीट एंड लेग स्कोर है,
जैसे डेल्टा में -0.12 है, जी तो ये फीट एंड लेग स्कोर में ये है कि जो फीट है लेग्स उसका हॉक एंगल क्या है, उसका जी साइड से एंगल क्या है, उसका पीछे से टांगों की संरचना कैसी है, जी कितना गैप है बीच में। और ठीक है। उसके बाद आप ये भी है कि उसका फुट एंगल कैसा है। जी तो वो सारी चीज़ें मिला के एक फीट एंड लेग स्कोर बनता है। जी और ये सारे ट्रेड्स मिला के, जी जिसमें प्रोडक्शन, हेल्थ, फर्टिलिटी ये भी जोड़ दें और ये सारे कंफर्मेशन ट्रेड्स भी जोड़ दें, जी वो एक टीपीआई इंडेक्स होता है। तो आप वो देखिए या नेट मेरिट देखिए। नेट हाँ, मेरिट स्कोर है जो एक है, वो नेट मेरिट डॉलर्स में है, प्लस 522 है जैसे। वो जैसे ये ये डेल्टा की बात कर रहे हो, डेल्टा की बात कर रहे हैं, नेट प्लस मेरिट। 522 है। जी नेट मेरिट वो है कि अगर आप कोई भी एवरेज बुल लगाएंगे, जी उससे डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा की जो संतान होगी वो और कितना इकोनॉमिक एडवांटेज आपको देगी। मतलब कि मैं ये बात करूं भी, मैं एक बुल लगा रहा हूँ एबीसीडी कोई भी, कोई भी आप बुल उसका लगाते डाटा हैं नहीं है मेरे पास, मुझे नहीं आप, पता जेनोमिक क्या है। हाँ नहीं, उसका डेटा नहीं पता आपको, लेकिन जी आपको ये पता है कि यूएस की एवरेज डेटा क्या है। जी आप यूएसए का कोई भी बुल लगाते हैं, जी बिल्कुल। कोई एक एवरेज बुल लगाते हैं, उसके बनिस्पत अगर आप डेल्टा लगाएंगे तो जी एवरेज से $522 एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा डॉटर से। ठीक है। $522 लगभग हो गया 50,000 रुपये के करीब। 50,000 रुपये हो तो गए। 50,000 रुपये का जेनेटिक फ़ायदा होगा, वो दूध के माध्यम से होगा, फैट के माध्यम से होगा, जो जो ट्रेड्स इसमें इंप्रूव हो रहे हैं वो होगा, जी डिजीज़ भी कम होगी, खर्चा भी कम होगा, हाँ फीड एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। वो सारे ट्रेड्स मिला के आपको इतना इकोनॉमिक की नेट फ़ायदा है। जी तो अगर आपको इकोनॉमिक्स देखना है, अगर आपको गाय सिर्फ शो में नहीं ले जानी है, जी तो नेट मेरिट देखिए। अगर आपको गाय शो में ले जानी है कि बड़ी गाय हो, ये हो, तो वो उसके लिए आप ज़्यादा टाइप देखिए। जी लेकिन जितनी बड़ी होगी गाय, उतना ही खाना भी ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल। तो ये नेट मेरिट जैसे आपने बता दिया $522, 50-60 हज़ार की बात हम कर रहे हैं, हम्म, तो ये लैक्टेशन में फायदा देती है या पूरी जिंदगी में? ये 3 लैक्टेशन, 3 मतलब ये लैक्टेशन 3 लैक्टेशन की बात हम कर रहे हैं। की बात है नेट मेरिट की। जी, अगर हम कोई आम बुल चूज कर रहे हैं, उसके बिल्कुल। बराबर में डेल्टा है। जैसे हमें एक याद होगा, एक फार्मर ने हमें बोला था कि मैंने जी सीमन यूज किया जीएल और औजार कपी, और उसने बोला जी मेरे पास, हम नाम नहीं ले रहे अभी बुल का, और भी बछिया है, मान लो 5 बछिया का एक बैच होता है उनका, तो उसमें एक औजार कपी की है, दूसरे बैच में जेल की है। तो वो फार्मर बोल रहा है मुझे कि जी ये दोनों बछिया है जो जो मेरे दूसरे हैं 3-3 4-4 एनिमल, उनसे दूध ज्यादा दे रही है। फर्स्ट लैक्टेशन की बात कर रहा है वो फार्मर। करेक्ट। उसने दिखाई भी है मुझे, उसकी वीडियो भी है चैनल पे ऊपर, वीडियो भी हमने बनाई थी, एक एक की शायद बनी हुई है, वो भी हम लिंक लगा देंगे। तो वो खुश है इस चीज से। मतलब मैंने बोला बिल्कुल। जी आपने मुझे बोला था ये बुल लगा लो, तो मैंने क्या किया, आप पे विश्वास नहीं किया, मैंने सोचा चलो एक गाय पे लगा लेते हैं। हम्म तो बोला जी बराबर खाया, बराबर वो एक उन्होंने। ही जगह है तो वो सेम ही खाना खा रही है, सेम जगह हाँ रह रही है, सब कुछ सेम है, जी लेकिन उसमें दूध में अलग अलग है। बिल्कुल हो सकता है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो उसने जेनेटिक्स लगाई है जी इसमें, दोनों तरफ है, माँ की तरफ भी कुछ फर्क होगा, और जी एक ही माँ की संतान है तो भी हो सकता है, जी क्योंकि जो पिता है वो अलग है। जी तो जेल या ओजार्कपी दोनों बहुत ही बढ़िया, ओजार्कपी तो वर्ल्ड में टॉप पे रैंक पे भी रहा। जी तो ओजार्कपी और जेल दोनों बहुत अच्छे होल्स्टीन के बुल हैं। जी और ओजार्क पी का मतलब पोल्ड होता है, तो मतलब ओजार्क पी की उसने बच्चे सीमन लगाया तो उसके सींग भी इतने ऐसे नहीं निकलेंगे। अच्छा तो ओजार्क पी जब लगाया तो वो उसका दूध का प्रोडक्शन का फैट इनका ट्रेड अच्छा होगा जी। बाकी बुल से, तो उसको उसमें दूध ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है। तो ये यही फर्क है। ये जो पोल्ड होता है, मतलब ये जीन निकाल देते हैं या क्या करते हैं पोल्ड में सींग सींग वाला जीन निकाल देते हैं तो उसकी संतान में फिर सींग नहीं होता। अच्छा, मतलब इतनी तरक्की हो चुकी है कि हम अपनी मर्जी से। हाँ, तरक्की जेनेटिक्स में तो बहुत हो चुकी है। ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए, सबसे कम कॉस्ट है आपकी गाय बनाने में सीमन की। जी आप गाय को खिलाने में, रखने में साल का 1 लाख खर्चा है। बिल्कुल। 300 रुपये का भी रोज का खर्चा लगा लूँ, फीड, फॉडर, मेहनत, पानी, बिजली सबका, हम्म। तो 365 दिन है, 90,000 से 1,10,000 के बीच का, ₹1,00,000 एवरेज खर्चा है। जी सीमन की कॉस्ट क्या है सर? कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। अगर आप मैं अगर आप डेल्टा की बात कर लेता हूँ डेल्टा आज। की लगाते हो तो 500-800 रुपये में टोटल कंजप्शन आ जाएगी। जी, अगर मैं सेक्स लगाता हूँ तो इसका सैक्स 1300 लगाते हो तो 1300 रुपये 1300 रुपए का सेक्स ही और माना है। 2 या 3 स्ट्रॉ भी लग गई, जी अगर मान लीजिए वो हो गया तो भी 2500-2600 का एवरेज है। जी तो वो तो आपके 2% खर्चा है सारा। लेकिन जी दारोमदार आगे जितना पैदा होगा, दूध कितना होगा, पैदावार कितनी होगी, कितना फैट रखेगी, प्रोटीन उसकी कैसे रहेगी, आगे पूरी लाइफ जी कितना चलेगी, कितने लड़ेगी डिजीजेस से, कितना आगे लैक्टेशन तक दूध देगी, वो सब उसी पे निर्धारित है। बिल्कुल। तो वो जो आपने 2500 रुपये लगाए हैं वो ही आगे डिसाइड करेंगे, नहीं तो जो लाख रुपए आप खिला रहे हो वो सब बेकार है। ठीक है, मतलब ये हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं कि मान लो एक फार्मर 2 स्ट्रा भी लगा रहा है, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने डेल्टा चूज करना है, 2 स्ट्रा लगा लिए, 24 रुपए हो गया। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। कुछ फार्मर के ये सवाल होते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो मैं उस जो बड़ी सिंपल सी बात है सर, जी डेल्टा की आपके पास डॉटर आ गई, जी आ गई। हम मान लीजिए नहीं आती और आपको डेल्टा की डॉटर किसी से खरीदनी पड़ती जी तो कितनी महंगी खरीदते? एक। ठीक दूसरा वो उसमें दूध देगी और एक ही बारी नहीं देगी, वो लैक्टेशन टू लैक्टेशन दूध देगी ज़्यादा। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा दूध होगा उतना ज़्यादा फायदा होता चला जाएगा। जी तो ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, ये तो 2500 रुपये लगा के आप अपनी अगले 5 7 8 साल सुधार रहे हैं। जी नहीं तो अगर मान लीजिए कि और आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कि ओजार्क भी और जेल लगाया और बाकी दूसरा सीमन लगाया था, जी उनसे उसका ज़्यादा दूध आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 4-5 लीटर ज़्यादा आ रहा है, जी ठीक है। 4-5 लीटर ज़्यादा आया, लैक्टेशन ने मान लीजिए 300 दिन की होती है, 1500 नहीं, मैं कहता हूँ 1000 लीटर दूध ज़्यादा है। 1000 लीटर मान लो। 1000 लीटर मान बिल्कुल। लीजिए, 1 लीटर दूध आज फार्म से कितने का जाता है? 40 42 रुपए का 40 मिनिमम रेट रुपये चल का रहा जाता है। मैं कहता हूँ आप 40 का मान लो, 38 का मान लो, जी तो 38,000 रुपये का फायदा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप अगर वो नहीं लगाते तो 38,000, और एक ही साल नहीं है, अगली लैक्टेशन में फिर है, अगली लैक्टेशन में फिर है, अगली लैक्टेशन में फिर है, हाँ फिर अप जाएगी। तो फिर अब जाएगी। तो आप 3-4 साल ये गैप चलता रहेगा। तो और 3-4 साल में मान रहा हूँ यही गैप रहा तो 38 करके तो 3-4 लैक्टेशन भी हो गई, तो 1.25 लाख रुपए के फर्क आ गया। आपने लगाया तो 2500 रुपये। कुछ फार्मर ने जेल वाला जार पी की जो बछिया जन्म टाइम हो, तो अभी ना पंजाब में चलता है ये काम। मतलब कई लोगों को बताते हैं ना, तो उनको बहुत लगता है ये झूठ है। मतलब एडवांस बुकिंग होती है, जो बच्चे होते हैं ना फार्म के, तो उनकी एडवांस बुकिंग होती है। तो जार के पी जेल की कुछ बंदे मुझे बोल रहे थे कि 70-70 हजार की बछिया बिकी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जन्म के उधार। और वो ये था कि जिस दिन जन्म हो जाएगा ले जाओ। बिल्कुल। मतलब वहां पर देखो ना, अब एक सीमन लगा के तो देखिए जितनी अच्छी जेनेटिक्स होगी, और वो तो शायद उनकी मजबूरी रही होगी, तो उन्हें औजाक पिया जेल जैसा, अब जैसे टिप टॉप, गेम ब्रेक वगैरह इनकी जो बच्चियां आ रही हैं, जी। कोई मजबूरी रही होगी तो बेचोगी, अदरवाइज तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई बेच दे। नहीं सर, ऐसे होता है ना, कई बार फार्म पे जगह नहीं होती है। हाँ, तो इससे सबसे बड़ी कोई ना कोई मजबूरी अगर है। कोई कारण ही रहा होगा उसको, अदरवाइज नहीं, और एक ऐसा भी है ना, कुछ जैसे कुछ फार्मर के पास डिमांड होती है। मान लो मुझे कोई फोन करता है कि भाई साहब फलानी गाय पे टिप टॉप लगा दो, तो मैंने वो बछिया लेनी है। करेक्ट। तो ऐसा भी बिजनेस चलता है। नहीं ऐसा यहाँ तो खैर कम चलता होगा, अमेरिका में तो बहुत चलता ठीक है। है। अमेरिका में तो ये हो जाता है कि आप ये लगाएंगे और इसकी जो ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही जिनोमिक के ऊपर अच्छी जानकारी दी है। आस करता हूँ कि सभी फार्मर भाइयों को इसका फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि एक्यूवेंस की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना आप अच्छा सीमन लगा सकते हैं और ख़ासकर जिनोमिक लगा सकते हैं तो आप जिनोमिक ही लगाइए। बहुत ही कम दाम है और अच्छे दाम में उपलब्ध है, और आपके आने वाली डेयरी का जो भविष्य है वो संतान ही है। जी जो डॉटर्स आएंगी वही, हीफर्स जो आएंगी वही आपके डेयरी का भविष्य है। तो ठीक है। भविष्य सुधारने के लिए आप अच्छे से अच्छी जेनेटिक्स लगाइए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।